नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से 10-12 दिनों से जिस तरह की एक बेचैनी हिंदुस्तान में दिख रही है, अक्रॉस स्टेट्स, अक्रॉस इंडिया, एक अजीब सा अंडर करंट हिंदू मुसलमान का, कम्युनल पोलराइजेशन का, और जिस तरह 10 राज्यों में खासकर रामनवमी के दिन जो हिंसा हुई, घर जले, मकान जले, कई लोग मारे गए और आप कह सकते हैं 400-500 लोग घायल हुए, उसमें कुछ बुरी तरह घायल हुए। और हमने दृश्य देखा कि किस तरह से कुछ लड़के मस्जिदों में चढ़ रहे हैं झंडा लेकर, और ये दृश्य वाकई संविधान के लिए तो चुनौती है ही, आंखों के लिए पीड़ादायक है, शर्मनाक है। और हमने ये भी देखा कि किस तरह बुलडोजर चलाया गया, चुन चुन के उन बस्तियों में, उन घरों में, उन दुकानों में जो किसी खास संप्रदाय की थी। और ये जो फुटप्रिंट्स हैं, ये फुटप्रिंट्स, ये जो कदमों के निशान हैं, जिसके नीचे दंगे की आहट है, वो चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वो जो कर्नाटक हो, जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं, वहाँ खास तौर पर पिन पॉइंटेड कम्युनल वायलेंस हुई है। और एक मैसेज जो इमर्ज हो रहा है, एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि अगर कोई कमजोर है तो छेड़ेंगे भी, पीटेंगे भी, मारेंगे भी, घर भी गिराएंगे, जेल भी भेजेंगे। अब दोस्तों, इन घटनाओं का, ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं, इसका ब्यौरा मैं एक पहले वीडियो में दे चुका हूं, इसलिए बहुत तफसील से उस पर नहीं जाना चाहता। जो सवाल है वो सवाल ये है कि ये जो देश है, ये जो सरकार है, जिसे हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहते हैं, और इस सरकार में, इस व्यवस्था में एक चुनी हुई केंद्र सरकार है जिसका नेतृत्व मोदी जी करते हैं, एक न्यायपालिका है जिसकी साख है, पुलिस प्रशासन एग्जीक्यूटिव है, एक फौज है आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस अधिकारियों की, वेल ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेसी, कानून का पालन कराने वाली एजेंसी। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान में एक बहुत ही सशक्त, पावरफुल मीडिया है। आज मैं इन्हीं सबको खंगालना चाहता हूं कि ये जो दंगों का जो दौर है, ये क्या रुकेगा, या ये सिलसिला हिंदू मुसलमान मस्जिद पे चढ़ना, पथराव करना, गोली चलाना, आगजनी, या ये सिलसिला बढ़ेगा 2024 तक, बढ़ेगा एक खास मकसद के साथ। और मैं शुरुआत कर रहा हूं सबसे पहले सरकार से, मोदी जी से। हर भारतीय को गर्व है अपनी इस विशेषता पर, अपनी विरासत की विविधता पर और विविधता की विरासत पर। अब दोस्तों, कुछ समय पहले जो मोदी जी भाषण दे रहे हैं दिल्ली में विज्ञान भवन में, ये कोई मामूली मौका नहीं है, ये एक बड़ी घटना है जहां मोदी जी मुखातिब हैं किंग ऑफ जॉर्डन से। और किंग ऑफ जॉर्डन, किंग अब्दुल्ला II, ये दुनिया के सबसे प्रभावी मुस्लिम लीडर हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद, यहाँ मोहम्मद साहब के 41st डिसेंडेंट हैं, उनकी 41वीं पीढ़ी से आते हैं। और इसलिए मोदी जी जो कह रहे हैं किंग ऑफ जॉर्डन से, अब्दुल्ला से, दिल्ली में, बहुत अहम है। और उसको ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह की अश्योरेंस, किस तरह का भरोसा किंग अब्दुल्ला को दे रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर। योर मैजेस्टी, अभी भारत में होली का रंग भरा त्योहार मनाया जा रहा है। इस माह के अंत में गुड फ्राइडे और कुछ हफ्ते बाद बुद्ध जयंती सारा देश मनाएगा। फिर कुछ ही समय बाद रमजान का पवित्र महीना होगा, जिसके अंत में ईद उल फितर में त्याग और पारस्परिक सौहार्द और सामंजस्य की याद दिलाएगा। ये कुछ उदाहरण उन अनेक भारतीय त्योहारों के हैं जो शांति,
और सौहार्द के पर्व हैं। तो मोदी जी रमजान की पवित्रता के बारे में किंग अब्दुल्ला, किंग ऑफ जॉर्डन को बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि कितना पवित्र महीना है इबादत का, और वो ये भी बता रहे हैं कि रमज़ान हो या होली हो, बड़े शांति और सौहार्द से मनाई जाती है। दोस्तों, आजकल भी रमज़ान है, रमज़ान का पाक महीना आजकल भी है, और मोदी जी की बानगी और ये हकीकत आप देखिए कि रमज़ान के महीने में इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अब दोस्तों, मोदी जी रमज़ान के बारे में क्या अश्योरेंस दे रहे हैं, रमज़ान में हो क्या रहा है, यही एक कॉन्ट्रडिक्शन है मोदी के अंदर, यही एक ज़बरदस्त विरोधाभास है, कथनी और करनी में अंतर, कहते कुछ है होता कुछ है। और अजीबोगरीब बात यह है कि ये जो हिंसा हो रही है पिछले कुछ दिनों से और 10 राज्यों में, जिसने पूरे देश में एक बेचैनी का माहौल बना रखा, नरेंद्र मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, एक ट्वीट नहीं, उनके हैंडल पर आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो हाल आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन हकीकत यही है कि जब जब इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा पिछले 7-8 सालों में हुई है या हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ पर, अल्पसंख्यकों पर, मोदी जी खामोश रहे और उनका ट्विटर हैंडल भी खामोश रहा। और इस बार भी उन्होंने पिछले कुछ दिनों से एक भी शब्द नहीं बोला है। ये जो हिंसा हुई है पूरे देश भर में, मैं चाहता हूँ कि प्रशासन की भी बात करूँ, ब्यूरोक्रेसी की बात करूँ, पुलिस प्रशासन की, इनका जो एक्शन है, इनका जो रिस्पॉन्स है इन दंगों पर, खासकर जहाँ बुलडोज़र चढ़ा दिया गया, और ये जो बुलडोज़र चढ़ाकर ये जो मकान गिराए गए, दुकान गिराए गए, ज़्यादातर लोग, उनका कोई कसूर नहीं था। लेकिन उस पर आने से पहले, उस ज्वलंत प्रश्न पर आने से पहले, मैं चाहता हूं कि मीडिया का भी कुछ हाल देखा जाए, उस मीडिया का जिससे हम उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे नाजुक वक्त पर, हिंदू मुस्लिम दंगों के बीच, शायद ये मीडिया, जिम्मेदार मीडिया, ये मरहम लगाने का काम करेगी, लेकिन शायद मरहम की जगह आग में घी डाला जा रहा है। अब दोस्तों, मीडिया में आने से पहले मैं एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बात 92-93 की थी, 93 की थी। बाबरी मस्जिद ढाए जाने के बाद उस वक़्त लखनऊ में दंगे हो रहे थे, और मैं वहाँ एक बहुत जूनियर रिपोर्टर था दैनिक जागरण में। मैंने एक खबर लिखी जिसमें एक मुस्लिम यूथ को गोली लग गई थी और उसकी डेथ हो गई थी, और मैंने उसका नाम लिख दिया, और जब नाम छपा उसका, तो अगले दिन जो हमारे न्यूज़ एडिटर थे एस के त्रिपाठी, उन्होंने मुझे वार्निंग लेटर इशू किया और कहा कि तुम जूनियर हो वरना नौकरी से निकाल देता। ये एकदम गलत रिपोर्टिंग है, गैर जिम्मेदाराना, कि आपने दंगों के बीच बहुत इनसेंसिटिव रिपोर्टिंग की है, आपने कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं किया, आपने आचार संहिता को फॉलो नहीं किया, और आचार संहिता कहती है कि दंगों के समय में आप मंदिर और मस्जिद तक नहीं बोलेंगे, आप किसी हिंदू और मुस्लिम उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अब दोस्तों, ये तो उस दौर की बात हो रही है जब शायद इस तरह की रिजीम भी नहीं थी। बहरहाल, इस वक्त गोदी मीडिया की हम बात करने जा रहे हैं, और मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये बात कही कि कोड ऑफ एथिक्स, मॉरल कोड ऑफ एथिक्स आज भी हैं, आचार संहिता आज भी हैं, आज भी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, आज भी नेशनल ब्रॉडकास्टर्स की एक एसोसिएशन है, एक एपेक्स बॉडी है, उसमें एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, और बाकायदा जितने चैनल हैं उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन इन सब के बावजूद, इस आचार संहिता के बावजूद, पहले एक नज़र देखते हैं कि इन दंगों के बीच में, इस बेचैन माहौल के बीच में गोदी मीडिया क्या दिखा रही है। हकीकत यह है कि माहौल ठंडा करने की जगह, तापमान को नीचे लाने की जगह, सांप्रदायिक तापमान को और बढ़ाया जा रहा है, एटमॉस्फेयर को और चार्ज किया जा रहा है। आप हेडलाइन देखिए, अल कायदा की हिजाबी साजिश,
जी न्यूज़, सुधीर चौधरी साहब का। और सुधीर चौधरी साहब कह रहे हैं अजान पर ठाकरे की धमकी, अजान, अलकायदा, साजिश, हिजाब। एक और साहब हैं अमन चोपड़ा साहब, टीवी 18 में, इनका प्रोग्राम का नाम है देश नहीं झुकने देंगे। मोदी जी ने कहा तो उसी पे ये कार्यक्रम करते हैं। और इन्होंने कहा है कि हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया, हिंदुओं के साथ आने का टाइम आ गया। टीवी 18, मुकेश अंबानी जी का चैनल, उनका ग्रुप। अमन चोपड़ा की एक और कि 2022 में हिंदुत्व ही हित है, हिंदुत्व। और अब इनको तो आप जानते ही होंगे, अमीश देवगन साहब आर पार का कार्यक्रम करते हैं और पूरी आर पार बोलते हैं। इनका आप देखिए, हिंदू होंगे अल्पसंख्यक, एक मेजॉरिटी स्टेट में वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। और फिर उनका एक और कार्यक्रम देखिए, इन सारे गर्म माहौल के बीच में अल्लाह के नाम पर एक पूरी तरह से टारगेटेड ऑडियंस है, एक पूरी तरह से माहौल को गर्म करने का एक, आप कह सकते हैं, एक कोशिश है, एक प्रयास है, बल्कि यूँ कहूँ कि एक टीवी की साजिश है जिसकी खेती फिर कोई पार्टी करती है। अब दोस्तों, जिस तरह से अमीश देवगन या अमन चोपड़ा या सुधीर चौधरी या आप कह सकते हैं अर्नब गोस्वामी, ये जिस तरह से भड़काऊ प्रोग्राम कर रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और एक साजिश के तहत कि किसी तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके एक पार्टी को फ़ायदा दिया जाए, चाहे वो गुजरात आने वाला इलेक्शन हो या कर्नाटक का आने वाला इलेक्शन हो, एक माहौल को गर्म किया जाए, ये सरासर आचार संहिता का उल्लंघन है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी टीवी चैनल्स हैं, इनकी एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, उसका नाम है NBDSA, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी। और इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सारे चैनल इसके मेंबर हैं, जिसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, इसके चेयरमैन हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आप देखें तो रजत शर्मा हैं, इसमें राहुल जोशी, टीवी 18 जहां अमीश देवगन साहब काम करते हैं, अमन चोपड़ा काम करते हैं, वो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। इसमें सुधीर चौधरी खुद हैं, जो सुधीर चौधरी वो जज भी हैं, एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी हैं, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी में भी हैं। लेकिन इस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कभी भी इस तरह के भड़काऊ प्रोग्राम्स पर आपत्ति नहीं करी। सच तो यह है, इसी ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी जिसमें रजत शर्मा सब हैं, इनके संरक्षण में ही इस तरह के भड़काऊ प्रोग्राम किए जा रहे हैं जो देश के माहौल को और ज़्यादा खराब कर रहे हैं। छोटे हो बड़े हो, अरे साहब मैं तो कहता हूँ उसके भाई ने पूछा बेबी बाबा। अब दोस्तों, आपने सरकार का भी हाल देख लिया, आपने मीडिया का भी हाल देख लिया। जो भी संस्था है आग में घी डाल रही है, और आग में घी, इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में आग में घी पुलिस प्रशासन भी डाल रही है। ज़्यादातर जहाँ जहाँ दंगे हुए, परमिशन दी गई, नहीं दी गई, जो जुलूस थे उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक नारेबाजी करी, पथराव हुआ, उसके बाद हिंसा और बड़ी, आगजनी हुई। और अक्सर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जहाँ जहाँ से, वहाँ पर पुलिस की कहीं ना कहीं ढिलाई है सामने आई है। एक पक्ष के साथ छूट, एक पक्ष के साथ सख्ती हुई। लेकिन मध्य प्रदेश के खरगोन में सारी हदें तब पार हुई जब वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा कि जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को हम पत्थरों के ढेर में तब्दील कर देंगे। और फिर तकरीबन 16 घर और 29 दुकानें खरगोन के इस शहर में 5 मोहल्लों में गिरा दिए गए बुलडोजर से, और सरेआम गिराए गए। और ऐसा कहा जाता है कि FIR से पहले, जांच से पहले, किसी के बयान लेने से पहले, वो जो वीडियोस थे उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट से पहले ये कार्रवाई करती गई। यानी वही मुद्दई हैं, वही तफ्तीश कर रहे हैं और वही जजमेंट भी दे रहे हैं, वही बुलडोज़र भी चला दे रहे हैं, और सब कुछ 24 घंटे में, रात के बाद अगली सुबह सब कुछ हो गया। ऐसा कहा जा रहा है कि इल्लीगल स्ट्रक्चर्स गिराए गए, जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, अखबारों में मैंने बयान पढ़ा, वो कह रहे हैं कि साहब हमने इल्लीगल स्ट्रक्चर्स ही गिराए हैं। सवाल ये है कि खरगोन में लोग कह रहे हैं कि 50 जगह पर इल्लीगल स्ट्रक्चर्स हैं। सिर्फ इन्हीं इल्लीगल स्ट्रक्चर्स को क्यों आइडेंटिफाई किया गया?
एक ही कम्युनिटी, उसको क्यों टारगेट किया गया? अब दोस्तों, इस दौर में अगर हम न्यायपालिका की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो ये देखने में आया है कि जो लोअर कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं सत्ता के साथ, प्रशासन के साथ जैसे बह रहे हो। अगर आप हायर जुडिशरी की बात करें तो कुछ हाई कोर्ट के जजमेंट भी, उन पर भी टीका टिप्पणी हुई है उनकी निष्पक्षता को लेकर। लेकिन एक उम्मीद जो दिखती है वो सुप्रीम कोर्ट से दिखती है, और ख़ासकर इस वक्त के जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है NV रमन्ना, उनके कुछ फैसले हैं जिनका हम स्वागत कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उनके बाद जो चीफ जस्टिस होंगे DY चंद्रचूड़, नवंबर 2022 में, यंग हैं और काफ़ी समय रह सकते। चंद्रचूड़ से हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो अंधेरा दिख रहा है पूरी सुरंग में, वहाँ पर शायद वो किसी माचिस की दिया सलाई से कुछ रोशनी कर सके, वो कोई मोमबत्ती जला सके इंसाफ की। ये हम मानते हैं, क्योंकि चंद्रचूड़ के अब तक के जो फैसले रहे हैं वो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को रास नहीं आए। अब इस बेचैनी के बीच दोस्तों, आपने इस पूरी व्यवस्था, इस लोकतंत्र का हाल देखा आज के दौर में, सरकार का हाल आपने देखा, आपने गोदी मीडिया का हाल देखा कि उनका क्या रिस्पॉन्स है इन दंगों पर जो 10-11 प्रदेशों में हुए हैं पिछले कुछ दिनों में। जुडिशरी का देखा, खासकर जो लोअर जुडिशरी है उसका आपने हाल देखा, और आपने हाल एग्जीक्यूटिव का भी देखा, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर बुलडोज़र चला दिया। यानी कहाँ तो इंसाफ नहीं मिलता, बरसों लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, और कहाँ इंसाफ 2 मिनट मैगी की तरह हो गया। ये भी आपने एक मंजर देखा। अब सवाल ये है कि देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। एक माइनॉरिटी जो अपने आप में एक मेजॉरिटी है 20-25 करोड़ की, उसके साथ जो बार बार हैमर किया जा रहा है। और आपने ये भी देखा कि मोदी जी किंग ऑफ जॉर्डन किंग अब्दुल्ला, उनके आगे कुछ एश्योरेंस देते हैं, पर्दे के पीछे देश में हाल कुछ और है। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ज़्यादातर मोदी जी जो हर बात पर कुछ ना कुछ बयान देते हैं, इन मामलों में, खासकर हिंदू मुस्लिम मामलों में, वो तटस्थ हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, बोलते नहीं कुछ, और ना ही अमित शाह कुछ बोलते हैं। और जब वो दोनों नहीं बोलते तो फिर पूरी सरकार उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करती है। और यही हाल गोदी मीडिया है कि जो आग में घी डालने का काम करती है बजाय मरना के। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन देश किस तरफ जा रहा है, किस दिशा की ओर बढ़ रहा है और क्या होना चाहिए, मुझे लगता है कि RJD के सांसद मनोज झा, इनको आप आखिर में सुन लीजिए। पहले भी परेशानियां होती थी, इंटर कम्युनल वायलेंस होते थे, लेकिन सर सेटल हो जाता था। हम उसके बाद फिर साथ बैठ करके खा सकते थे, पहन सकते थे, आगे बढ़ सकते थे। ये क्या बदलाव हुआ 8-9 वर्षों में कि डायलॉग की संभावनाएं खत्म हो रही हैं। विथ मी और अगेंस्ट मी, ये जुबान हिंदुस्तान की कभी नहीं थी। बहरहाल उम्मीद पर दुनिया कायम, और हम उम्मीद करते हैं कि हालात कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर सुधरेंगे और ये देश फिर आगे बढ़ेगा और अपने संविधान को सर माथे पर रखेगा, उसकी साख को सर माथे पर रखेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आज का वीडियो कैसा था ज़रूर कमेंट करिएगा। कुछ कमियां रह गई हों, खामियां रह गई हों तो उसको आप ज़रूर पॉइंट आउट करिए कमेंट बॉक्स में। और मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये आवाज़ जानी चाहिए। ये जो आवाज़ है यही हमारी आपकी ताकत है, तो इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कर सकते हैं। और आज बस इतना ही। बस मैं चाहूँगा कि अगर बेल आइकन आपने क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और सब्सक्राइब करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। बस आज बस इतना ही। नमस्कार।